नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये ITI क्लासेस आपको दूसरी क्लास है। जैसा कि यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए। उस फर्स्ट क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और बाकी यदि आप ऐसे भी नहीं देख सकते तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए टेक्निकल प्रेम। ठीक है, जैसे आप टेक्निकल प्रेम सर्च करें तो आपके सामने पहले ही नंबर पर हमारा चैनल आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा चैनल है, ये फर्स्ट ही नंबर पर हमारा चैनल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिंपली प्लेलिस्ट पर जाना है। ये सेकंड नंबर पर थर्ड नंबर पर आपको दिख रहा है प्लेलिस्ट, तो आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट ही नंबर पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर थ्योरेटिकल ये प्लेलिस्ट मिलेगी। इसे आप ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पर वीडियो आपकी एक है अभी, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट क्लास से वहाँ पर अपलोड की हुई है, तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ तक कवर करा दिया था और आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा हमारी कितने प्रकार की होती है, हमें सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी सुरक्षा जो है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है शरीर की सुरक्षा, सेकंड है कार की सुरक्षा और थर्ड है मशीन औजार एवं उपकरण की सुरक्षा। यहाँ पर देखिए आपकी फर्स्ट नंबर पर है शरीर की सुरक्षा। हम अपने शरीर की सुरक्षा कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शरीर की सुरक्षा का अर्थ उन सुरक्षाओं से है जिनके द्वारा हम अपने आप को कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं। देखिए शरीर की सुरक्षा का अर्थ क्या है कि जब हम किसी कार्यशाला में या किसी लैब में काम करते हैं तो हम ऐसी सुरक्षा बरतेंगे जिससे हमें उस कार्यशाला में कोई दुर्घटना ना हो हमारे साथ। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए नंबर फर्स्ट है आपका, मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन हम कराएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न भी कराएंगे। तो सेकंड है, किसी चलती मशीन पर कार्य करते समय उनके पुर्जों जैसे बोल्ट आदि को न छुएं। सेकंड है, यदि किसी मशीन के घूमने वाले पुर्जों पर कवर लगा है तो चलती मशीन में कवर न हटाएं। फोर्थ है, चलती हुई मशीन में तेल व ग्रीस नहीं देना चाहिए। अगला है, कार्यशाला में तेल, पेट्रोल अथवा बिजली से आग लग जाए तो उसे पानी से न बुझाएं। देखिए कार्यशाला में तेल, पेट्रोल या बिजली से आग लग जाती है तो उसे आप पानी से न बुझाएं। इसके लिए रेत, मिट्टी, आग बुझाने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर आपको रेत की बाल्टी, मिट्टी की और आग बुझाने वाले यंत्र जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। तो 6 है, ऑटोमोबाइल कार्यशाला में डीजल, पेट्रोल तथा ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल कार्यशाला में डीजल, पेट्रोल और ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अतः कार्य करते समय आँखों को इनसे बचा कर रखें क्योंकि ये पदार्थ आँखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आगे चलते हैं। बैटरी को उठाते व रखते समय इसके पानी से अपने कपड़ों को बचा कर रखें क्योंकि इसमें तेजाब मिला होता है। किसमें, बैटरी में। आपने भी देखा होगा बैटरी खोलती है जब हमारी चार्जिंग होती है बैटरी, तो तेजाब खोलता है, उसमें तेजाब भरा हुआ होता है। और 8 है, जब बैटरी चार्ज हो रही है तो उसमें झांकना नहीं चाहिए क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी से तेजाब की गैस निकलती है जो हानिकारक होती है। अगला है, यदि किसी मोटर गाड़ी में जैक लगाना हो उसके अन्य पहियों आगे पीछे रोक लगानी चाहिए जिससे मोटर गाड़ी आगे पीछे न खिसके। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि किसी गाड़ी में आप जैक लगा रहे हैं तो उसमें आपको आगे पीछे रोक लगानी चाहिए ताकि गाड़ी आगे पीछे न हो। अगला है, मोटर गाड़ी को जैक पर उठाने के बाद उस स्थान के नीचे लकड़ी के गुटके लगा देने चाहिए जिससे कार्य करते समय जैक स्लिप होने तथा गाड़ी के हिल डुलने गिरने का भय न रहे। अगला है, हाथ से प्रयोग होने वाले औजारों पर तेल व ग्रीस आदि की चिकनाई नहीं होनी चाहिए अन्यथा काम करते समय औजार स्लिप हो सकते हैं और चोट लग सकती है। देखिए अगला है, हैंडल वाले औजारों विशेषकर फाइल, स्क्रैपर आदि बिना हैंडल के प्रयोग न करें, इससे हाथ में चोट लगने का भय रहता है। अगला पॉइंट है हमारा, ग्राइंडर पर किसी पुर्जे
या औजार की ग्राइंडिंग करते समय चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय धातु या ग्राइंडिंग स्टोन के बारीक कण उछलकर आंखों में चले जाने का भय रहता है ग्राइंडिंग के समय। अगला है, किसी भी मशीन पर कार्य करने से पहले उस मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा गलत तरीके से प्रयोग करने से दुर्घटना हो सकती है। देखिए, आप किसी मशीन को यूज कर रहे हैं या उस पर कार्य कर रहे हैं, तो उस मशीन के बारे में आपको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और यदि आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो आपके वहाँ पर जो सुपरवाइज़र हैं, आपके जो निर्देशक हैं, उनके निर्देश के बिना उसे न छुएं और जो वो बताएं उतना ही करें, ठीक है। यदि आप को मतलब ज्ञान नहीं है उसके बारे में और आप उसे मतलब यूज़ करते हैं तो आपको दुर्घटना हो सकती है। अगला है, कार्यशाला में तेल, ग्रीस व अथवा लोहे का बुरादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तेल व ग्रीस व पैर फिसल सकता है तथा लोहे आदि का बुरादा पैरों में चुभ सकता है। देखिए, कार्यशाला में आपने देखा होगा कि तेल, ग्रीस वगैरह या लोहे का जो बुरादा होता है वो ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। दूसरे बंदे को हो सकता है उसका पैर फिसल जाए ग्रीस की वजह से, या जो बुरादा है उसके पैरों में चुभ जाए। अगली हमारी जो सेकंड जो हमारी हेडिंग है उसका नाम है कार की सुरक्षा, जॉब सेफ्टी। तो इसमें कार की सुरक्षा का अर्थ मरम्मत की जाने वाली मशीन तथा उसके भागों की सुरक्षा से है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कार की सुरक्षा, जो हम कार करेंगे उसकी सेफ्टी हमें कैसे रखनी है। नंबर फर्स्ट है, कार्यशाला में तकनीकी कार्य शुरू होने से पूर्व कार से संबंधित पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट जो आपका है, कार्यशाला या तकनीकी कार्य शुरू करने से पहले आपको उससे संबंधित पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। देखिए, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे, बोरिंग फील कर रहे होंगे, तो देखिए ये थ्योरेटिकल है और यदि मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम मतलब वेस्ट ना हो, ठीक है। इसमें ये कुछ पॉइंट हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी इन्हें करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे PDF 59 पेज की है और ये फर्स्ट ही चैप्टर आपका बहुत सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। और थर्ड है आपका, किसी पार्ट को ठीक करने से पहले मशीन का प्रयोग करना चाहिए, उस मशीन में पार्ट को ठीक प्रकार से बांधना चाहिए। अगला है, कटिंग के लिए प्रयुक्त औजार कटिंग टूल की धार पर्याप्त होनी चाहिए, अन्यथा पार्ट पर धारियाँ के निशान पड़ जाएंगे। अगला है आपका, जॉब पर फिटिंग करते समय अधिक गहरा कट नहीं लगाना चाहिए। जॉब, जैसे आप जॉब काटते हैं तो उस पर कटिंग के समय अधिक गहरा काट नहीं लगाना चाहिए। बाहरी जॉब को मशीन पर बांधने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है, कटिंग टूलों का प्रयोग करते समय जॉब की धातु के अनुसार कूलेंट अथवा लुब्रिकेंट का प्रयोग करें, जिससे टूल की धार खराब ना हो तथा जॉब की धातु के गुणों में भी विशेष परिवर्तन न हो। अगला है, जॉब पर कार्य करते समय निर्धारित मशीनों, औजारों, उपकरणों का ही प्रयोग करें, अन्यथा जॉब मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, औजारों का यूज़ करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत होती है वो अपने हाथ से ही करने लगते हैं, तो जहाँ पर ज़रूरत है उस औजार का यूज़ करें। आगे है, मशीन, औजार और उपकरण की सुरक्षा। तो यहाँ पर देखिए, मशीनों के उत्पादन व उसके किसी भाग को बनाने अथवा उनकी मरम्मत करने के लिए विभिन्न प्रकार की संक्रियाएँ करनी पड़ती हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के औजार व मशीनें काम में ली जाती हैं। औजारों व मशीनों की सुरक्षा का अर्थ उन सावधानियों से है जिनको ध्यान में रखकर कार्य करने से औजारों व मशीनों की सुरक्षा हो सके। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी पार्ट को खोलने बांधने के लिए निर्धारित औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे ठोंकने के लिए हथौड़ा, काटने के लिए छेनी का प्रयोग और स्पैनर व पेचकस का प्रयोग न करें। देखिए, ठोंकने के लिए बहुत सारे लोग पेचकस या स्पैनर का यूज़ करने लगते हैं, तो ऐसा ना करें। ठोंकने के लिए सिर्फ हथौड़े का ही यूज़ करें, और ऐसा करते हैं तो आपका औजार हो सकता है टूट जाए या और कुछ इसमें दिक्कत आ जाए, तो ऐसा ना करें। अगला है, कटिंग औजारों जैसे स्क्रैपर है, फाइल, रीमर इत्यादि को अन्य औजारों से अलग रखें, जिससे कटिंग औजारों की धार खराब ना हो व अन्य औजारों पर निशान भी न लगे। अगला है, फाइलिंग के लिए प्रयुक्त फाइल की चिकनाई नहीं होनी चाहिए। फाइलिंग के लिए प्रयुक्त फाइल पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए। आगे है, छेनी का प्रयोग करते समय उसके हेड के बीच चोट लगनी चाहिए, अन्यथा छेनी हेड फैल जाएगा। अगला है, टेप अथवा डाई का प्रयोग करते समय उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा काटने वाले भाग की धार जल्दी खराब हो जाती है। अब देखिए, आप इन्हें पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको। हो सकता है इस वाले पार्ट में नहीं तो अगले पार्ट में 100% श्योर करा दूंगा प्रोवाइड, ठीक है।
तो आप इन पॉइंट्स को 15 पॉइंट इन्हें पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सुरक्षा चिन्ह। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए ये सेफ्टी साइन होते हैं आपके कई तरह के होते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट ही है निषेधात्मक प्रोहिबिटिव साइन। तो इसमें नंबर फर्स्ट है, ये चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं। देखिए निषेधात्मक जो चिन्ह है इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, आपको इन पर विशेष ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसका आपका फर्स्ट है निषेधात्मक चिन्ह। देखिए निर्देशात्मक चिन्ह जो होते हैं ये चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं। ये जो गलत आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए मनाही का संकेत देते हैं। इनका आकार गोलाकार होता है, इनका जो आकार होता है गोलाकार है। इनका हम बिल्कुल डायग्राम भी देखेंगे, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। आगे इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। जो आपका बॉर्डर होगा और वो लाल रंग का बना होता है। इनकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है। इनका जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद होता है, वह ऊपर काले कलर के संकेत चिन्ह बने हुए होते हैं। नंबर 5 है निषेधात्मक चिन्हों के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे धूम्रपान न करना। नंबर फर्स्ट पर आप देख सकते हैं ये जो आपका धूम्रपान के लिए मनाही का संकेत दे रहा है। सेकंड है आग न जलाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीसरे नंबर पर है। वैसे इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं ये तीसरा, जलती हुई आग को जल से न बुझाना, जलती हुई आग है उसे जल से न बुझाना। देखिए ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए ये आप इस तरह के चिन्ह बने हुए होते हैं, ये मनाही का संकेत देते हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो उनकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए बस। आगे चलते हैं। आदेशात्मक देखिए चिन्ह क्या होते हैं, मैंडेटरी साइन। कार्य करने से पूर्व तथा कार्य करने के बाद में इन चिन्हों का आदेश दिया जाता है। जैसे इनका आकार गोलाकार होता है, इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है। उनकी क्या थी, उनकी सफ़ेद थी और इनकी पृष्ठभूमि जो है नीली होती है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का संकेत चिन्ह छपा होता है। इसमें सफ़ेद रंग का छपा होता है, उनमें क्या था, ब्लैक कलर का था। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और ये अगला है, ये चिन्ह दस्ताने, टोपी, चश्मा, जूते, मास्क आदि पहनने का आग्रह करते हैं। देखिए ये जो आदेशात्मक चिन्ह है ये किसका आग्रह करते हैं, जैसे आपका दस्ताने हो गए, चश्मा, टोपी, जूते, मास्क इत्यादि पहनने का आग्रह करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बियर आई प्रोटेक्शन, बियर हैंड प्रोटेक्शन, यूज एडजस्टेबल गार्ड और बियर सेफ्टी हार्डन बेल्ट और बियर रेस्पिरेटर और बियर फुट प्रोटेक्शन। देखिए ये बहुत सारी आदेशात्मक चिन्ह हैं। कुछ जगह तो ऐसे चिन्ह दिखा दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है ये किस तरह के साइन है, तो ऐसे ही आपको पहचानने हैं। आगे है आदेशात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेटिव साइन। इन चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधित जानकारी दी जाती है। इनका आकार वर्गाकार होता है। देखिए पिछले हमारे दो थे, उनका आकार वर्गाकार होता था और इनका आकार गोलाकार होता है, वर्गाकार होता है और उनका गोलाकार था। थर्ड है इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा संकेत चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। देखिए इनकी जो पृष्ठभूमि, इनका बैकग्राउंड होता है वो हरे रंग का होता है और जो संकेत चिन्ह होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। आगे है उदाहरण, प्राथमिकता चिकित्सा दल, पेयजल, पुरुष व महिला प्रसाधन। यहाँ ऐसे आपने देखा होगा। देखिए ये आपको यहाँ पर एक सिंबल बना के दिखा दिया गया है। यहाँ पर ये सूचनात्मक चिन्ह है। जैसे यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह देख सकते हैं, ये सूचनात्मक चिन्ह है। तो आगे चलते हैं। चेतावनी चिन्ह, देखिए वार्निंग साइन। इन चिन्हों द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है, जैसे बिजली के झटके, आग का भय इत्यादि। इनका आकार त्रिकोण होता है। देखिए 3 कोण का होता है, त्रिकोणा होता है। इन चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले कलर की होती है तथा संकेत चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग का होता है। देखिए जो आपकी इनकी बैकग्राउंड होता है वो पीले रंग का होता है तथा सफ़ेद संकेत चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग का होता है। आगे चलते हैं। देखिए ये दिए हुए हैं, ये त्रिकोणे हैं आपके, और यहाँ पर देख सकते हैं ये चेतावनी चिन्ह है। ये चेतावनी दे रहे हैं, रिस्क और एक्सपोजन और रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉक्सिक हजार्ड। तो इन साइन को आपको पहचानना है, ठीक है। सड़क चिन्हों के प्रकार, देखिए सड़क चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके प्रकार हैं, इन्हें आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे समझाने वाली मेरे को नहीं लगता कोई बात होगी,
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, यहाँ पर ये देख रहा है ऐसे आपने जो डायरेक्शन का साइन देते हैं, यहाँ पर आपने ड्राइव किया होगा, ये देखिए पेट्रोल पंप का साइन है, और यहाँ पर देखिए ये वाला साइन है, इस तरफ ये एरो है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि इस साइड में डलही है, इस साइड में डलही है, और इस साइड में डलही है, ऐसे आपको डलही को जाना है। एडवांस डायरेक्शन साइन इन्हें बोलते हैं। आगे चलते हैं। सड़कों पर अंकित लाइनें, देखिए सड़कों पर जो अंकित लाइनें होती हैं इनका क्या कार्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इन्हें आपको बताता हूँ, ठीक है। इन पर लिखा हुआ अंकित लाइनें चलती गाड़ियाँ, साइकिल सवारों एवं पैदल चलने वालों को निर्देश या चेतावनी देने के लिए होती हैं, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इन्हें कीपिंग लेफ्ट, कीपिंग इसमें लिखा हुआ होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं इनमें। सड़कें के माध्यम एकल छोटी खंडित लाइनें गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए होती हैं, और बिंदु वाली लाइनें गाड़ियों को आवश्यक हों तो ओवरटेक करने के लिए होती हैं। देखिए ये किस लिए होती हैं, देखिए सड़कों के मध्य एकल छोटी विखंडित लाइनें आपने देखा होगा डॉट डॉट करके होती हैं, उन्हें गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए होती हैं, और बिंदु वाली लाइनें जो होती हैं, जो बिंदु छोटे छोटे बिंदु होते हैं, वो गाड़ियों को आवश्यक हो तो ओवरटेक कराने के लिए होती हैं, ओवरटेक कराने के लिए। जब गाड़ी पैदल यात्रियों की क्रॉसिंग के पास आए तो उसे धीमी होना अथवा रुकना चाहिए ताकि लोग क्रॉस कर लें। अगला है पैदल यात्रियों के क्रॉसिंग के आसपास ओवरटेक न करें, जो पैदल यात्री हैं उनके पास क्रॉसिंग के पास ओवरटेक न करें। आगे है पुलिस चिन्ह। पुलिस चिन्ह के बारे में हम कल जानेंगे, क्योंकि वीडियो चलिए वीडियो अभी काफ़ी है, ये पुलिस चिन्ह के बारे में ही चलिए जान लेते हैं। पीछे ले जा रही गाड़ी रोकने के लिए फिगर यहाँ पर दिए हुए हैं, फिगर 5वें का पहला है। देखिए मैं आपको साथ के साथ दिखाता भी जाता हूँ। देखिए कहाँ पर है साइन, देखिए 5वें का पहला, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 5वें का पहला डायग्राम, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ले आ रही गाड़ी को रोकने के लिए, जैसे पीछे गाड़ी आ रही है उसे रोकने के लिए, आगे से आ रही गाड़ी को रोकने के लिए, और जो आगे और पीछे एक साथ आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए, बाईं ओर से आ रहे यातायात को दाईं ओर मुड़ना चाहता हो उसे रोकने के लिए। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर आप फिगर देख के ही पहचान जाएंगे, ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इन्हें अब पढ़ सकते हैं। ट्रैफिक लाइट चिन्ह, ट्रैफिक लाइट चिन्ह के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, तो कंटिन्यू देखते रहिए। लाल का स्टॉप अर्थ है, देखिए जो लाल आपकी रेड जो आपकी ट्रैफिक लाइट होती है रेड कलर की, तो उसका मतलब होता है अर्थ, सॉरी स्टॉप मतलब स्टॉप, ठहरना। गाड़ियों के रास्ते पर स्टॉप लाइन के पीछे रुकिए। लाल और एम्बर का अर्थ भी है स्टॉप, जब तक हरा दिखाई न दे आगे न बढ़ें और चले नहीं। और हरे का अर्थ है यदि रास्ता साफ हो तो आप जा सकते हैं, यदि आपको बाएं या दाएं मुड़ना हो तो खास सावधानी बरतें और क्रॉस कर रहे पैदल यात्रियों को रास्ता दे दें। आगे देखते हैं। एम्बर का अर्थ है स्टॉप लाइन पर रुक जाएं। एम्बर का अर्थ है जो स्टॉप लाइन होती है वहाँ पर रुक जाएं, आप उस पर तभी जा सकते हैं यदि एम्बर रंग आपके क्रॉस होने के बाद दिखाई देता है या इतने नज़दीक है कि वापस आना संभव न हो। हरे तीरे का अर्थ है यदि आप हरे तीरे में दिखाई दिशा में जा रहे हैं। देखिए जो हरे तीरे का अर्थ क्या है कि यदि आप हरे तीरे में दिखाई दिशा में जा रहे हैं, जो हरे तीरा दिखा रहा है आपको उसी दिशा में जा रहे हैं, यदि आप तब भी कर सकते हैं, यह आप तब भी कर सकते हैं जब आप कोई भी लाइटें जल रही हों। पैदल यात्री क्रॉस न करें। और अगला है स्टॉप लाइन पर लाल लाइट फ्लैश जल रही है, तो इसका अर्थ है स्टॉप लाइन पर रुकिए और यदि रास्ता साफ हो जाए तो आगे बढ़िए। अगला है एम्बर लाइट फ्लैश होने का अर्थ है कि सावधानी के साथ आगे बढ़िए। इन्हें आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइटें दी गई हैं, बिल्कुल ये रेड लाइट है, ये रेड है, ये रेड है, ये वाइट है, ये वाइट है। तो इस तरह से आपको
यहाँ पर बता दिया गया है। प्रारंभिक उपचार, देखिए प्रारंभिक उपचार क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री फर्स्ट एड। तो यहाँ पर आपको विद्युत का झटका लगने के बाद प्राथमिक उपचार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको बारीकी से बताया जाएगा। देखिए, व्यक्ति को बिजली के संपर्क से सूखी लकड़ी तथा रबड़ के जूते पहनकर तुरंत छुड़ाएं। देखिए, व्यक्ति यदि बिजली के संपर्क में आ जाता है, उसे बिजली पकड़ लेती है, तो उसे सूखी लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए, उस पर पानी नहीं होना चाहिए, और रबड़ के जूते पहनकर ही छुड़ाएं। अब मेन स्विच को बंद करें। यदि हो सके मेन स्विच आपके पास में हो तो सबसे पहले मेन स्विच को बंद करें, उसके बाद सूखी लकड़ी या रबड़ के जूते पहनकर उसे छुड़ाएं, या सॉकेट के प्लग पृथक कर दें, मतलब जो सॉकेट का प्लग है उसे अलग कर दें। यदि ओवरहेड लाइन पर कोई इलेक्ट्रिशियन चिपक गया हो तो तुरंत तारों पर लोहे की चेन को फेंक दें, जिससे तारों में शॉर्ट सर्किट होने से सप्लाई बंद हो जाए। देखिए, जैसे कि आपकी 11,000 लाइन होती है, वहाँ पर यदि कोई इलेक्ट्रिशियन बिजली ने पकड़ लिया तो आपकी लोहे की जंजीर होती है, या आप लोहे का कोई तार डाल सकते हैं, उस पर वायर डाल सकते हैं, फेंक दें, जिससे उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सप्लाई उसकी बंद हो जाएगी। आगे है, यदि व्यक्ति झुलस गया हो तो उसके कपड़ों में चिंगारी निकल रही हो, यदि कपड़ों से चिंगारी निकल रही हो तो उसे तुरंत बुझाएं। या शरीर के भाग पर कहीं छाले पड़ गए हों तो उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। घाव पर बर्नॉल लगाएं। जले हुए रोगी को भागने व दौड़ने नहीं देना चाहिए। अगला है, यदि व्यक्ति झटका खाने के बाद बेहोश हो गया हो, जैसे व्यक्ति को झटका लग जाता है और बेहोश हो गया हो, तो आप क्या करेंगे। ये सिर्फ उपचार उस टाइम के लिए हैं जब आपके पास कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, उसके लिए, ठीक है। तो यदि रोगी की सांस बंद हो गई हो लेकिन हृदय की धड़कन चल रही है तो हाथ की नब्ज देखें। यदि चल रही है तो उसको श्वास देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। देखिए, श्वास आपको देनी पड़ेगी। उसके कपड़ों के बटन पहले खोल दें, आराम से लिटा दें। उसके बाद देखें कि उसके मुंह में कोई सुपारी, जर्दा आदि खाने की वस्तु नहीं है। उसके मुंह को एक बार चेक करें कि जो गुटखा वगैरह खाते हैं, सुपारी वगैरह है, वो नहीं होना चाहिए। यदि मुंह में कोई खाने की वस्तु हो तो उसे निकाल दें व कृत्रिम सांस को चालू करें। उसकी विधियाँ नीचे दी गई हैं। देखिए, रोगी को प्राथमिक उपचार के चलते सहायता हेतु डॉक्टर को सूचित करें। यदि संभव हो तो डॉक्टर को सूचित करें और एम्बुलेंस की सुविधा तुरंत सूचना दें, अन्यथा पास के नर्सिंग होम में ले जाने की व्यवस्था करें। प्राथमिक उपचार है, देखिए प्रथम विधि है, फर्स्ट मेथड है, रोगी के वस्त्रों को सर्वप्रथम ढीला करें। जो रोगी है उसके जो वस्त्र हैं यदि कसे हुए हैं तो उसे सबसे पहले उसके वस्त्रों को ढीला करें। छाती के बल लेटाएं, छाती आपकी ज़मीन पर होनी चाहिए, छाती के बल लेटाएं। रोगी की दोनों भुजाओं को आगे की तरफ फैलाएं, आगे की तरफ फैलाना है। रोगी की एक तरफ वीर आसन बनाकर बैठें व अपने दोनों हाथों की उंगलियां उनके पसलियों में इस तरह आकृति बना के अंगूठे मिल जाएं। अब अपने घुटनों के वजन देकर अपने शरीर के वजन को डालते हुए हाथों से पसलियां के ऊपर दबाव बनाएं। वह भी केवल 2-3 सेकंड के लिए ही करें। देखिए, जो ऊपर जो दिए गए हैं वो 2-3 सेकंड के लिए ही करें। उनके पश्चात दबाव 2 से 3 सेकंड तक हटा दें, 2-3 सेकंड के बाद हटा दें। इस प्रक्रिया करने से रोगी के फेफड़ों में श्वास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रक्रिया 1 मिनट में 5 से 20 बार दोहराएं। 1 मिनट में कम से 5 से 20 बार दोहराएं। ऐसा करने से रोगी को बचाया जा सकता है। यह विधि सैफर विधि भी कहलाती है। देखिए, इस विधि को हम सैफर विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन आगे आएंगे। देखिए, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से आपको रोगी को लेटाना है। देखिए, ये आप हैं, ठीक है, और ये रहा आपका रोगी। इस तरह से लेटाना है और इसी तरह से आपको करना है। आगे चलते हैं। द्वितीय विधि है, जिस समय यह ज्ञात हो जाए कि रोगी को का सामने का हिस्सा जल गया है तथा घाव हो तो चित्र इसके अनुसार दिए शरीर का सीधा रखकर उसके पीठ के बल लेटाना है। देखिए, जो हमारी सैफर विधि थी उसमें हमें कैसे लेटाना चाहिए था कि छाती के बल। अब इसे पीठ के बल लेटाना है। कंधों के नीचे तकिया या कंबल या कोई दूसरा नर्म साधन रखना चाहिए जिससे उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाए, बस सिर कुछ नीचे हो जाए। इस विधि के उपयोग हेतु 2 व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है। एक व्यक्ति रोगी के सिर के पीछे घुटनों के बल बैठकर रोगी के दोनों बाहों को कलाइयों से पकड़कर उसके सिर से इर्द गिर्द नर्म तकिया लगाना चाहिए। देखिए,
चित्र दिया गया है इस तरह से आपको लगाना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस क्रिया को करीब 30 से 35 मिनट तक दोहराना चाहिए, लगाव में आधे घंटे तक दोहराना चाहिए। दूसरा व्यक्ति रोगी की जीभ को बाहर की तरफ रखे जिससे वायु के अंदर जाने में सुगमता रहे। देखिए जो दूसरा व्यक्ति है वो उसकी जीभ को बाहर, जिससे कि उससे सांस लेने में आसानी रहे। इस प्रक्रिया में फेफड़े सिकुड़ते व फैलते हैं। इस श्वास क्रिया शुरू हो जाती है। कंधों के नीचे तकिया रखने से श्वास प्रक्रिया अंग पूरी तरह खुल जाते हैं। इस विधि को तब तक चालू रखते हैं जब तक कि रोगी प्राकृतिक सांस लेने में के योग्य नहीं हो जाते। देखिए प्राकृतिक सांस होती है जो हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, ये प्राकृतिक सांस है। और कृत्रिम सांस है, जैसे हम अपने मुंह से मुंह दे करके किसी को सांस दे रहे हैं या ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं, वो आपकी कृत्रिम सांस हो गई। इस विधि को सिल्वेस्टर विधि भी कहते हैं। देखिए उसे क्या बोलते हैं, शेफर विधि, और इसे बोलते हैं सिल्वेस्टर विधि। आगे चलते हैं। बाहर सांस जाने की प्रक्रिया देखिए ये है। तृतीय विधि है। ये तृतीय विधि आप मुंह से मुंह लगा कर ये सांस देंगे, इस ये प्रक्रिया बताई गई है। आप इसे खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे आग लगने के बाद प्राथमिक उपचार। देखिए यदि आग लग जाती है तो उसके बाद आप प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। तो 3-4 मिनट और बचेंगे क्योंकि आधे घंटे ही क्लास लग पाएगी। नंबर फर्स्ट है श्रेणी ए की आग। देखिए श्रेणी ए की आग में आपको क्या क्या आता है। लकड़ी है, जूट है, कपड़ा, कागज़ से लगी आग को बुझाने हेतु शीतल जल की तेज़ बौछार देनी चाहिए। और जिसमें लकड़ी है, जूट, कपड़ा, कागज़, इसमें लगी आग को हम श्रेणी ए की आग बोलते हैं। और इनको बुझाने के लिए हम जल की तेज़ बौछार कर सकते हैं। श्रेणी बी की आग क्या है। मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, लगी आग को बुझाने हेतु फोम टाइप एक्स अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर एवं कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, जिसे हम CO2 एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, काम में लेना चाहिए। देखिए जो श्रेणी बी की आग है उसमें क्या क्या आता है। मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, या आपका कोई द्रव्य है, उसमें आग लग जाती है तो उसे हम श्रेणी बी की आग कहते हैं। आगे श्रेणी सी की आग है, जैसे LPG गैस हो गई। LPG गैस में लगी आग को बुझाने हेतु शुष्क चूड़, जिसमें शुष्क चूड़ होगा, उस ऐसे अग्निशामक का यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है श्रेणी डी। श्रेणी डी में देखिए क्या क्या आता है। बिजली के तारों, उपकरणों, धातु पदार्थों जैसे लगी आग को CTC द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड व हैलोजन अग्निशामक यंत्र में काम में लिया जाता है। देखिए जो आपकी श्रेणी डी प्रकार की, जैसे बिजली या बिजली के उपकरणों में आग लग जाती है तो उसके लिए CTC, जिसका फुल फॉर्म है कार्बन टेट्राक्लोराइड व हैलोजन अग्निशामक यंत्र काम में आता है। आगे चलते हैं। देखिए आग क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। देखिए 28 मिनट की हो चुकी है और हमें नहीं लगता कि ये शायद आपका हो जाएगा। चलिए फिर भी इतना करा देते हैं, ठीक है। आग देखिए किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि है। देखिए अग्नि क्या है, किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि है। अग्नि को किसी ने देखा नहीं है, किसी में आग लगेगी जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, यदि वो जल रहा है तो तभी आपको पता चलेगा कि ये अग्नि है। इससे प्रकाश एवं गर्मी उत्पन्न होती है। देखिए आग से प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। आग के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि आग के लिए जो क्या क्या कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन और ईंधन। देखिए ऑक्सीजन होनी चाहिए, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो भी आग नहीं जलेगी, और ईंधन नहीं है तो भी आग नहीं जलेगी। आगे है आग लगने के कारण। देखिए कॉजेस ऑफ फायर। देखिए आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं, तो कारखानों में आग लगने के निम्न कारण होते हैं। नंबर फर्स्ट है विद्युतीय तारों का ढीला होना। देखिए तार यदि ढीले होंगे तो स्पायरिंग होगी, और स्पायरिंग होगी तो आग लगने की संभावना बढ़ेगी। नंबर सेकंड है विद्युतीय तारों पर अधिक लोड का होना। देखिए विद्युत यदि ज़रूरत है हमें 10 वाट की और वहाँ पर हमें लोड लिया जा रहा है 100 वाट का, तो वहाँ पर विद्युत तारों में मतलब आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर थर्ड है बिजली के शॉर्ट सर्किट से। बिजली का जो शॉर्ट सर्किट है उस वहाँ से भी संभावना होती है आग लगने की। अगला कारखानों में धूम्रपान करने से। धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट है, इससे भी कारखानों में आग लगने की संभावना होती है। नंबर 5 है तेज़ चलने वाली मशीनों में तेल का ना होना। देखिए जो मशीनें तेज़ चलती हैं कारखानों में, वो तेज़ चल रही हैं और उनमें पर्याप्त
मतलब तेल नहीं है तो उनमें आग लगने की संभावना रहती है। अगला है ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न रखने से। जो ज्वलनशील जलने वाले पदार्थ हैं उनका ध्यान न रखने से आग लगने की संभावना होती है। अब बात आती है कि आग के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आग को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार होती हैं। नंबर फर्स्ट है जैसे श्रेणी ए प्रकार की आग। श्रेणी ए प्रकार की आग क्या होती है, देखिए, जिसमें कागज़, कपड़े या ठोस बद्ध धातुओं में लगी आग को श्रेणी ए प्रकार की आग में रखा जाता है। देखिए, जो आपके ठोस हैं जैसे कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, तो ऐसी आग में लगे हुए, लकड़ी हो गई, तो ऐसे पदार्थों में लगी आग को हम श्रेणी ए प्रकार की आग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पहले आग की तली में पानी डाला जाता है, तत्पश्चात आग के ऊपर पानी के फव्वारे डाले जाते हैं। देखिए, जो तली है, जो आपकी उसकी जो आग है उसकी जो मेन जड़ है उसमें पानी डाला जाता है। उसके बाद उसके जो फव्वारे हैं, फव्वारे डाले जाते हैं पानी के, जो उनकी लौ है उस पर। श्रेणी बी प्रकार की आग है, क्लास बी टाइप फायर। ज्वलनशील द्रव हो गया, गलनशील ठोसों में लगी आग को श्रेणी बी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2, फोम एवं सूखा पाउडर प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी ज्वलनशील द्रव जैसे हो गया आपका डीजल, पेट्रोल, मैंने बताया, पीछे भी आपको बताया। ठीक है, तो ये श्रेणी बी प्रकार की आग है और इससे बुझाने के लिए CO2 या फोम या सूखा पाउडर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग में बुझाने में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड है आपका, देखिए, इस तरह होता है श्रेणी बी प्रकार की आग। अब है श्रेणी सी प्रकार की आग, क्लास सी टाइप फायर। गैस एवं द्रवित गैस में लगी आग को श्रेणी सी प्रकार की आग कहते हैं। जो गैसें होती हैं यदि उनमें आग लग जाती है तो उसे श्रेणी सी प्रकार की आग कहते हैं। और इसे बुझाने के लिए देखिए आप यहाँ पर ये आग लगी हुई है, इसे श्रेणी सी प्रकार की आग में रखा जाता है। द्रवित गैस की आग को अधिक सावधानी के साथ बुझाना चाहिए क्योंकि इसमें विस्फोट एवं अचानक आग फैलने का डर हमेशा बना रहता है। देखिए, अचानक से विस्फोट हो सकता है या अचानक से फैल सकती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। जो उसमें ड्राई पाउडर होता है उस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब है श्रेणी डी प्रकार की आग, क्लास डी टाइप फायर। धातु अथवा विद्युत से लगी आग को श्रेणी डी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ड्राई पाउडर, CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही आग बुझानी चाहिए, जिसमें ये जो व्यक्ति निपुण हो वही बुझाए। आगे श्रेणी डी प्रकार की आगे इस डायग्राम में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर और कार्यशाला में आग लगने से बचाव के उपाय, देखिए ये हम कल पढ़ेंगे। जो कार्यशाला में आग लगने से जो बचाव हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे हम इनका उपाय कर सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।